हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 9 का रोबोटिक्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अब हम जब रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू लगाएंगे तो आपसे डेफिनेटली वो बनने वाले हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा यूनिट 9 का अगला टॉपिक है। रोबोटिक्स हमने बहुत अच्छे से समझा, उसमें जाना आपको मैंने याद कराने की भी कोशिश की थी। इस टॉपिक को भी मैं कुछ ऐसा ही पढ़ाने वाला हूं आपको, और इसमें मैं मेनली एमपीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आया है उसके एनालिसिस के आधार पर मैंने ये पूरा तैयार किया है, और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। आप डेफिनेटली बिना चिंता के इसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिट 10, यूनिट 6, यूनिट 1 सर ने जिसे पढ़ाई है उसे पढ़िए और लगातार मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जुलाई जून बहुत दूर है, मेरा एग्जाम है, मैं आराम से कर लूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5-6 दिन अप्रैल के निकल चुके हैं, और आप मानिएगा कि 2-3 दिन आपके किसी ना किसी रिश्तेदार की शादी में जाना ही पड़ेगा, और कभी ज्यादा ही आपको जाना है तो आप लगातार बने रहिए। और प्री में आपको बता रहा हूं पोस्ट बहुत कम है, उसके हिसाब से आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। कंटिन्यू रहिए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। ज्यादा इधर उधर से पढ़ने की अपेक्षा मेरा मानना है एक के नोट्स को 10 बार पढ़िए और उस नोट्स के ऊपर काम कीजिए कि मैं इसमें और क्या एड ऑन कर सकता हूं अपने एनालिसिस के आधार पर। आप उस पर काम कीजिए तो आपसे डेफिनेटली यहां से प्रश्न या एमपीपीएससी का कोई सा प्रश्न आसानी से बनेगा, पर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप समझ लीजिए डेडिकेशन प्लस आपका रूटीन, और वो भी डिसिप्लिन वाला, वो रखना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपने सोच लिया आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया है, कल मैं नहीं पढ़ूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। आप 4 घंटे पढ़ते हैं, आप रेगुलर 4 घंटे पढ़िए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परंतु आप एक दिन 6 घंटे, दूसरे दिन पढ़े नहीं तो इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 का अगला टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो हम हिंदी में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यहां पर हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो यानी बनी हुई होता है। इसका मतलब क्या होती है, बनी हुई या बनावटी। जैसे कृत्रिम रूप होता है किसी चीज का, जैसे आपका मटका है वो एक कृत्रिम रूप है, व्यक्ति की उपज से वो आया हुआ है, तो वो क्या है, एक बनावटी चीज है, तो वो कृत्रिम। और बुद्धिमत्ता होती है इंटेलिजेंस की, यानी हम किसी भी वस्तु में एक बनी हुई बुद्धि डालते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे एक मेरी जनरल इंटेलिजेंसी, जो मेरी इंटेलिजेंसी जो मेरे को मिली हुई है, अब मैं उसके ऊपर कितना ही काम कर सकता हूँ और उसे क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ हमेशा। मैंने आज मान लीजिए, मान लो प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी, मुझे याद हो जाएगी, कल मैंने दूसरी पढ़ी, मेरे को याद हो जाएगी। यानी मेरी जो बुद्धिमत्ता है वो हमेशा आगे होगी। और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये किसी एक प्रोग्राम के लिए ही काम कर सकती है, एक बनावटी बुद्धिमत्ता है। आजकल कुछ कुछ ऐसी इंटेलिजेंसी विकसित की गई है कि जो अपने आउटसाइड के इन्वायरमेंट को देख के भी क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। जैसे मान लीजिए एक कार बनाई जो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित है। अब इसमें ये एक बुद्धिमत्ता फिक्स कर दी कि भाई साहब आपको रोड पे चलना है। अब रोड पे ये चलेगी तो कहीं ना कहीं इसका क्या एक्सीडेंट होने की संभावना है, पर इसमें क्या सेंसर की मदद से हर चीज डाली गई है कि यहाँ पर इतने मोड़ पे आपको इतने डिग्री पे मूव करना है, इतने मूव पर इतने डिग्री पर इधर मूव करना है। तो ये सब क्या है, एक बनी हुई बुद्धि है कि हमने किसी चीज में बनावटी बुद्धि डाल दी, वो उसके हिसाब से परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इज नथिंग बट एक क्या है, बनी हुई बुद्धि है। बुद्धिमत्ता यानी सोचने की क्षमता, वो कितना सोच सकती है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस में किया जा रहा है, मशीन लर्निंग में किया जा रहा है, इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा सिरी, या छोड़िए एलेक्सा, आजकल बहुत लोगों के पास है, हॉस्टल वाले लोगों के पास अधिकतर होता है। एलेक्सा में क्या होता है, एलेक्सा के में एक प्रोग्रामिंग फिट कर दी है। ठीक, आपने एलेक्सा का माइक यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने बोला एलेक्सा मुझे ये वाला गाना सुनना है, तो एलेक्सा में क्या पहले से प्रोग्रामिंग फिट है,
उसने कुछ प्रोग्राम पढ़ लिया कि भैया इसने बोला है कि मुझे ताकते रहते गाना सुना दो, तो ताकते रहते गाना क्या करेगा, एलेक्सा प्ले कर देगा। यानी उसमें एक बुद्धि पहले से विकसित थी, यानी कुछ प्रोग्रामिंग थी, कुछ शब्दावली उसमें ऐसी फिक्स की गई थी कि जब ये व्यक्ति ये बोलेगा तो आपको कुछ ऐसा परफॉर्म करना है, यानी क्या बनी हुई बुद्धि दी गई है। जैसा मान लो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, मेरे पास एआई था, एआई से मैंने बोला यूट्यूब पे मेरे को एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे, तो एआई क्या करेगा, उसका एक अपना रिजल्ट देगा और मेरे सामने एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन ला के रख देगा। आपने गूगल मैप देखा है, गूगल तुम्हारा नाम क्या है, गूगल में कभी अटैच होता है तो वो उसका नाम बता देता है। तो उसी प्रकार क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बनी हुई बुद्धि है जिसका वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो देखिए एक व्यक्ति थे एलन ट्यूरिंग, इनका नाम याद रखना है, एलन ट्यूरिंग थे। 1950 में इन्होंने एक बोला कि मशीन भी अपने हिसाब से सोच सकती है, यानी क्या है कि मशीन की भी एक अपनी प्रकार की इंटेलिजेंसी हो सकती है, यानी वो मनुष्य की तरह सोच सकती है, इनका ऐसा कहना था। फिर क्या होता है 1956 में एक व्यक्ति आता है जॉन मैकार्थी नाम के। जॉन मैकार्थी क्या करते हैं, सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने बताया कि मशीन इंसान की तरह सोच सकती है, तो इसी प्रकार एलन ट्यूरिंग आए, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि कैसे सोच सकती है और उस बुद्धि को हम क्या नाम देंगे, तो उन्होंने नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है फादर ऑफ एआई, तो आपको याद रखना है जॉन मैकार्थी इसका राइट आंसर था। व्यक्ति वहां पर भी गलत करके आया है, तो आपको ध्यान रखना है और इस पे काम करना है। अब देखिए फर्स्ट एआई प्रोग्राम यानी पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कौन सा था, तो उसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। देखिए पहला दूसरा इनसे एमपीपीएससी लगातार पूछता है, तो ये सब अपन को याद रखना है। फादर ऑफ जॉन मैकार्थी, फर्स्ट एआई प्रोग्राम किसने दिया, उसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। किसने दिया था, हार्वर्ड साइमन और एवेल न्यूवेल ने सबसे पहला एआई प्रोग्राम लिखा था। क्या हमें कैसे मशीन से काम कराना है, हम कुछ देंगे तो मशीन कैसे हमें आउटपुट देगी, उसके ऊपर किसने लिखा था सबसे पहला प्रोग्राम, हार्वर्ड साइमन और एवेल न्यूवेल ने पहला एआई प्रोग्राम लिखा था। अगली बात करते हैं कि सर एआई की हमें लैंग्वेज और बता दो कि एआई पे कौन कौन सी लैंग्वेज काम करती है। तो सबसे पहली लैंग्वेज थी लिस्प। लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग उसका शब्द है। तो ये क्या है, सबसे पहली एआई लैंग्वेज कौन सी, लिस्प। वर्तमान में पाइथन, जावा, ये आदि लैंग्वेज भी किसमें इस्तेमाल की जा रही है, एआई प्रोग्रामिंग लिखने में इस्तेमाल की जा रही है। अब देखिए बेटा इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, इस पेज पे मैंने आपको बताया फादर ऑफ एआई, फिर मैंने बताया फर्स्ट प्रोग्राम, फिर लैंग्वेज के बारे में बात करी हमने, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी बताया, फर्स्ट एआई प्रोग्राम का नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट, और लैंग्वेज का मैंने बताया लिस्ट लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक, इस पेज से हमने ये कुछ जाना। पहली बार किसने इस्तेमाल किया एआई शब्द का, तो जॉन मैकार्थी ने किया। अब आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं तो हम जानते हैं सर एआई काम कैसे करता है, एआई में हम कैसे फिट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग के। आप हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताइए। देखिए दोस्तों आजकल आपने चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल सुना होगा। वो क्या है, एक आपको मतलब कुछ भी आप उसमें डालेंगे वो आपको आउटपुट देगा, इनपुट देंगे, आप जैसा इनपुट देंगे वो वैसा आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। यानी मान लीजिए कि 2023 से पहले जितनी भी घटना हुई उसमें उन्होंने क्या प्रोग्रामिंग के तौर पर डाल दिया एआई में। अब क्या, आपने उसे एक दिया कि भाई मेरे को 2023 की ये वाली घटना के बारे में बता, तो चैट जीपीटी आपको उत्तर देगा, एक नहीं एक से ज्यादा देगा। आप जिस आंसर से संतुष्ट होंगे आप उस आंसर को अपने ले सकते हैं। क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग के तहत उसमें बहुत सारे आंसर लिखे होते हैं, तो इसी प्रकार काम करता है। देखिए सबसे पहले बात होती है इनपुट की। इनपुट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एआई बनाना है। ठीक, एआई में आपने पूरा डाटा इकट्ठा किया और एक प्रोग्रामिंग बना के उसे क्या कर दिया, कंप्यूटर में फिट कर दिया।
अब वो क्या करेगा कि जैसे ही आप इनपुट डालेंगे तो आपको वो वैसा उत्तर देगा। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, हम जैसे एक एआई चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी का जो बॉक्स खुला है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च। इसमें मैंने डाला मुझे एमपीपीएससी के बारे में जानकारी दो। ठीक, ये क्या होगा, इनपुट हो गया। अब इसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इसने मेरे को क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया कि भैया इतने साल से कर सकते हैं, इतनी उम्र में कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आती है, कब कब इसका नोटिफिकेशन आता है। इसने प्रोसेस किया और मेरे को क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया नोटिफिकेशन के तौर पे। अब मैंने बोला यार मैं तो ऐसे संतुष्ट नहीं है, मेरे को अच्छे इजी लैंग्वेज में दे। तो इसने उस चीज को क्या किया, एडजस्ट किया। यार इसको इजी लैंग्वेज में चाहिए तो मैंने इसे बोल दिया उसे कि सबसे पहले मेरे को एमपीपीएससी का पूर्ण रूप दे, कब इसकी स्थापना हुई ये बता, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से एग्जाम कराता है, ये पूरा मेरे को लिस्ट वाइज दे। तो इसने क्या किया, अपने डाटा को एडजस्ट किया और उस डाटा को एडजस्ट करने के बाद मेरे सामने क्या रख दिया, वापिस अपना उत्तर रख दिया। अब मैं जो भी मेरे को सही रहेगा मैं उसको क्या कर लूंगा, अपने साथ उसे ले लूंगा, उस आउटपुट को कर लूंगा। तो आपको याद रखना है कहां से स्टार्ट होता है, इनपुट से। कोई सा भी अपन ने प्रोग्राम में दिया, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, संतुष्ट नहीं है एडजस्ट करके दूसरा आंसर देता है, उसके बाद असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये काम करता है। अब देखिए अगला हम देखते हैं कि सम टर्मिनोलॉजी यूसेज इन एआई, कि सर कोई सी टर्मिनोलॉजी जो एआई में इस्तेमाल होती है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहली होती है डाटा इकोसिस्टम। डाटा इकोसिस्टम इज नथिंग बट ये होता है कि डाटा कलेक्शन, कि जितना भी पूरा इकोसिस्टम में डाटा पड़ा हुआ है उसको सबसे पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एमपीपीएससी का मेरे को पूरा डाटा चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, पूरा उठा लेंगे। तो उसे क्या बोल रहा है, डाटा इकोसिस्टम यानी कलेक्शन बोल रहा है। दूसरा है एआई एल्गोरिथम, यानी आप मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लिखिए कि वो हमारा क्या हमेशा आउटपुट दे, तो वो लॉजिकली चीज होती है। फिर आता है न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी, कि हम क्या कर रहा है, एक इसमें एनएलपी होता है, न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस। इसको समझिएगा, पेपर में पूछ सकता है। जैसे तुम गूगल का खोलते हो, गूगल असिस्टेंट, उसमें आपने बोला भाई तेरा नाम क्या है, तो वो क्या कर रहा है, उसने समझी ह्यूमन लैंग्वेज को, तो मतलब कि मेरी भाषा उसने समझी, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगला होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एआई और मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक होती है मशीन लर्निंग, जिसमें हम मशीन को लर्न कराते हैं कि देखो कैसे काम करना है, कैसे हम प्रोग्रामिंग देखी, जैसे मान लीजिए कि इतने डिग्री पे तेरे को इतना काम करना है, इतने डिग्री पे इतना काम करना है, तो ये सब किसमें होता है, मशीन लर्निंग के अंतर्गत काम होता है। जब हम टाइप्स ऑफ एआई की बात करते हैं तो सबसे पहला है नेरो एंड वीक एआई। नेरो एंड वीक कमजोर एआई है, सभी समझ रहे हैं। तो क्या करता है, केवल एक स्पेसिफिक चीज के लिए काम करता है। जैसे एलेक्सा और सीरी। एलेक्सा में आप बोलते हो कि मेरे को ये दे दे, तो वो सामने से गाना बजा दे तो गाना बजा दे, फैन ऑन कर दे तो फैन ऑफ कर दे। तो क्या कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी हुई है, ऑन ऑफ के लिए। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नेरो एंड वीक एआई बोलते हैं। एक होता है जनरल एआई, जो क्या होता है कि ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, पर इसको ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, ये ज्यादा मतलब विस्तृत नहीं होता, एक ब्रॉड होता है, कम ही चीजों को समझ पाता है। एक होता है सुपर इंटेलिजेंट, जो क्या करता है अपने आउटसाइड के एनवायरनमेंट को देख के डिसीजन ले लेता है, उसे बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंट एआई। फिर एक होता है रिएक्टिव एआई, कि आप कैसा रिएक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से उत्तर देता है वो। ठीक है, इनपुट के आधार पर रिएक्शन प्रदान करता है, उसे रिएक्टिव एआई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चैट बोट्स हैं, यही अपना मैं गूगल असिस्टेंट की बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने उससे बोला मुझे गांधीनगर जाना है, गांधीनगर का रास्ता दे, तो वो क्या करेगा, मेरे को गांधीनगर का रास्ता बता देगा। यानी मेरा क्या है कि जैसा रिएक्शन है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, आउटपुट प्रदान कर रहा है। एक है लिमिटेड थ्योरी माइंड एआई, ये क्या करता है, बिहेवियर और इंटेंशंस को समझने के लिए इस्तेमाल होता है, कि भैया बिहेवियर कैसा हो रहा है, उसके आधार पे क्या होता है, लिमिटेड थ्योरी का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। देखिए अब अगला है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड को हम क्या बोल रहे हैं, यह एआई सिस्टम का हाईली एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है,
इसमें क्या करता है, ह्यूमन जैसी थॉट प्रोसेस होती है और उसके आधार पर ये क्या करता है, आउटपुट का प्रिडिक्शन करता है। थ्योरी ऑफ एआई क्या है, हाईली एडवांस एक एआई है जो क्या करता है, ह्यूमन जैसे सोचने की अपने अंदर क्षमता रखता है और उसके हिसाब से क्या करता है, ये आउटपुट देता है। जैसे इसका इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए कर रहे हैं, या अलग अलग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक आती है सेल्फ अवेयरनेस एआई, जो क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो यहाँ से पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, यहां से एमपीपीएससी में आया, इसको आपको मेनली समझना है कि सर ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, एमपीपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा, अपन उस पर भी बात करेंगे। तो देखो ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, देखिए एक है मशीन, ये लगी हुई है क्या मशीन, और ये क्या है, एक दूसरा व्यक्ति को बिठा दिया, और ये हमारे क्या है, ये हमारे हेड है। देखो अब ये क्या करेगा, एक आउटपुट इंसान को देगा और एक आउटपुट किसको देगा, मशीन को देगा, इनपुट सॉरी, एक इनपुट ये किसको देगा, इंसान को देगा, और एक इनपुट ये किसको देगा, मशीन को देगा। अब ये मशीन भी अपना कुछ आउटपुट देगी और ये इंसान भी एक अपना आउटपुट देगा, ठीक। अब वो इन तीनों का, दोनों का आउटपुट मर्ज करके देखेगा कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, वह इंसान की तरह सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। तो यही क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट। एमपीपीएससी ने पूछा था कि ट्यूरिंग टेस्ट में कितने व्यक्ति शामिल होते, तो आपको याद रखना है, एक हमारी मशीन, एक हमें जो इनपुट देगा, और तीसरा एक इंसान जो मशीन की तरह ही दूसरी छोर पे काम करेगा। तो ट्यूरिंग टेस्ट में कितने इंसान इस्तेमाल होते हैं, 3 होते हैं। एक और बात है, ट्यूरिंग टेस्ट किसका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता मापने का एक टेस्ट है, जिसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति मशीन को साथ ही एक इंसान को इनपुट देता है, वो दोनों अपने आउटपुट प्रदान करते हैं और उन आउटपुट का हम मेजरमेंट करते हैं कि ये किस प्रकार इंसान की तरह मशीन सोच पा रही है कि नहीं सोच पा रही है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। अब अगला देखिए, एप्लीकेशन एंड यूसेस ऑफ एआई, यानी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे कि हमें जैसे मान लो बुखार आया, हमें दवा खोजनी है, तो हम इस पे एआई पे जाके दवाओं की खोज कर सकते हैं। कस्टमर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चैट बॉट्स बन रहा है, गूगल बना, गूगल असिस्टेंट बना, आप जाओ कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए, कहाँ मिलेगा, वो बता देगा, उस रो में उस जगह मिलेगा। तो कस्टमर सर्विस के लिए भी हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कि जैसे मेरा क्या है कि मैंने क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट किया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने उसको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, कि मेरे को इतने डिग्री या ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन में तो आप देख ही रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह, कुछ भी टॉपिक को सर्च करने में, कुछ नया खोजने के लिए एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एआई आपके सामने कॉमेडी करता हुआ दिख जाएगा। फिर सुरक्षा के रूप में एआई का इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है आजकल विश्व में। फिर देखिए अगला बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एआई। एप्लीकेशन देख लिया, हर जगह इस्तेमाल है, कुछ भी नहीं है। एडवांटेज ऑफ की बात करते हैं, तो एडवांटेज क्या है, ये ऑटोमेटिक और एफिशिएंट होता है। फिर डाटा एनालिसिस का काम होता है, अच्छी डिसीजन लेने में हमारे इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट रिडक्शन में भी हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, क्वालिटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्वालिटी के लिए काम कर रहे थे, तो क्वालिटी के ऊपर कैसे हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए भी काम कर सकता है। कस्टमर सर्विस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे एक मैंने मशीन लगाई, अब मशीन का मेरे को मालूम है कि 90 दिन में इसकी क्या करनी पड़ती है, सर्विस करनी पड़ती। अब मैं भूल गया, तो एआई मेरे को क्या बता देगी, मेंटेनेंस के प्रिडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगी कि भैया इसका 90 दिन से पहले से आपने ज्यादा चला दिया, तो उसके प्रिडिक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन के रिफॉर्म्स के लिए तो मैंने बता ही दिया कि इसका इस्तेमाल होता जा रहा है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखिए, एआई आया मान लो, अब चैट जीपीटी है, अब यहाँ पर एक इंसान बैठ के पहले क्या होता था, कंटेंट को डेवलप करता था। जैसे मान लीजिए मैंने इसको दे दिया कि भैया मुझे एआई के ऊपर कंटेंट बनाना है, अब इसमें एक इंसान लगा। अब चैट जीपीटी में मैंने केवल एक प्रोग्राम दिया, मैंने एक इनपुट डाला, मुझे भैया एआई के ऊपर पूरा
नोट्स चाहिए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे को तुरंत आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसान बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आ रही हैं, जैसे जिसके पास पैसा है वो तो चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर पा रहा है, जिसके पास नहीं वो व्यक्ति क्या करेगा? तो उसके क्या हो रहा है कि इनइक्वलिटी आ रही। अब जो इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा वो उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा वो कम आगे बढ़ पाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ती जा रही है, जैसे आपने देखा भी डीप फेक चर्चाओं में चल रहा था कि किसी व्यक्ति का मुंह उठा के किसी अन्य व्यक्ति के मुंह पे लगा दिया, तो ये डीप फेक। तो इसके कारण क्या सिक्योरिटी रिस्क आ रही है, इथिकल डिलाइमास आ रहे हैं, यानी आप नैतिक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम कि सही क्या है, आप अनैतिक काम कर रहे हैं, किसी का कोई डाटा चुरा ले रहे हैं या किसी का मुंह उठा के किसी अन्य पे लगा रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि नीति शास्त्र भी, हमारा नैतिक तत्व भी खत्म हो रहा है, यानी इथिकल डिलाइमास आ रहा है। हम ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं इनके ऊपर, जैसे कि अब व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहता है, चैट जीपीटी से पूछ लेता है ऐसा कर दो, अपना कुछ काम नहीं करना चाहता है, डिपेंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब देखिए एआई स्टार्टअप्स विश्व में लगातार विकसित किए जा रहे हैं, जिसका एआई टेक्नोलॉजी का उन क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है ARYAI। RAI का इस्तेमाल बैंकिंग और इंश्योरेंस और सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करता है, ये बैंकिंग रेट्स बता देते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की कुछ प्रॉब्लम्स बता देता है, इंश्योरेंस कितने रुपए का हो रहा है, ये सब के लिए RAI बन गया है। एक्टिव एआई बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल एआई सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। मॉर्फ एआई मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। टपल एआई हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि टपल एआई का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला देखिए, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है, भारत का पहला एआई रिसर्च सेंटर कहां पर है, एमपीपीएससी ने पूछा है, क्या कहां पर है, बादवानी इंस्टीट्यूट है, मुंबई में 1995 में ये बना था, महाराष्ट्र में है। भारत का पहला एआई रिसर्च सेंटर कहां पर है, बादवानी इंस्टीट्यूट कहां पर है, मुंबई में है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया था, तो आईआईटी दिल्ली में खोला गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक किसने प्रारंभ किया था, तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। आर्टिफिशियल टास्क फोर्स किसने बनाई है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बनाई है। ह्यूमनाइजर एआई क्या है, एक भारत की एआई आधारित कंपनी जो एआई के विकास के लिए काम कर रही है। तेलंगाना ने 2020 को क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत में अपन ने रोबोटिक्स में पढ़ा था CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर में। डीआरडीओ के तहत काम करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करना है, कैसे विकसित करना है, भारत में कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब के रिसर्च के लिए क्या करता है, काम करता है। आगे बात करते हैं कि नीति आयोग और एआई, नीति आयोग ने एआई के लिए क्या किया है। तो नीति आयोग ने क्या किया है, एआई के लिए 5 क्षेत्रों को चुना है। कौन कौन से, एक है एग्रीकल्चर यानी खेती, दूसरा है केमिस्ट्री यानी गोली दवाई, हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य, ट्रैफिक क्षेत्र और एग्रो वेस्ट। इन सब के लिए एआई क्या कर रहा है, एआई विकसित कर रहा है लगातार। कौन, नीति आयोग। नीति आयोग ने 2018 में एआई फॉर ऑल नामक एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें एआई के डिसएडवांटेज एडवांटेज कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब के ऊपर बात की गई थी। 2019 में इन्होंने, नीति आयोग ने एरावत नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एरावत का एरावत नामक प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म। एरावत का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च नॉलेज एंड एसिमुलेशन प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप है। और बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया, 2020 में एआई को बढ़ावा देने के लिए रेस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई पोर्टल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इंडिया एआई नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, माइटी ने। ये आपको याद रखना है, रेस प्रोग्राम किसने, माइटी ने लॉन्च किया। एआई आधारित प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो अस्क दिशा IRCTC का है, सिरी एप्पल का है, एलेक्सा अमेजोन का है, डीप माइंड गूगल का है।
यहाँ से अधिकतर प्रश्न आते हैं एआई आधारित प्लेटफॉर्म पे, तो आपको याद रखना है अस्क दिशा किसका है, रेलवे का है। सिरी किसका है, एप्पल का है, वर्चुअल असिस्टेंट है। एलेक्सा किसकी है, अमेजोन की है। डीप माइंड किसका है, गूगल का है। फिर देखिए एआई प्रोग्राम्स विभिन्न देश चला रहे हैं एआई को बढ़ावा देने के लिए, तो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम किसका है, जापान का है। ए स्प्रिट प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन द्वारा चलाया जा रहा है। अल्बी प्रोग्राम ब्रिटेन द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए करंट अफेयर में हाल ही में आपको बता देता हूं कि 2023 में यूके ने पहली बार ग्लोबल समिट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी की। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा और उसके विकास के ऊपर बात की गई। तो आपको याद रखना है पहला एआई ग्लोबल समिट कहां पर आयोजित हुआ, यूके के लंदन में आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मेरे को यकीन है कि आपको इसे जरूर समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपको यहाँ पर दो प्रश्न देने वाला हूं जो आपको इसका उत्तर देना है। सबसे पहला है रेस प्रोग्राम भारत के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, रेस प्रोग्राम भारत के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। इन दोनों का आपको उत्तर देना है। अब हमारा अगला लेक्चर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।